नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2, बार्क, एनपीसीआईएल, सेल, डीआरडीओ, इसरो आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज हमने प्रीवियस ईयर प्रश्नों से लिया है। जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं ये सभी। ये आपके आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देख कर चले जाना, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों, इस सीरीज में हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया है। ये आपका एक तरह से मॉक टेस्ट की तरह कार्य करेगा। इसमें आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका इसमें काफ़ी फ़ायदा मिलेंगे और आप इसमें लगातार जुड़े रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम आते आते आप यहाँ से बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि हमारा प्रश्न आज का दिया गया है, जो कि विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है। राइट आंसर, जो कि चालकों के माध्यम से प्रवाहित हो सकता है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि विद्युत आवेश चालकों के माध्यम से प्रवाहित हो सकता है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फार्मूला देख सकते हैं, I बराबर Q/dT होता है। ये तो सभी को पता होगा। अगला है, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। सही उत्तर, जो कि इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये इसका राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वह चालक उतना ही अच्छा चालक होता है। अगला है जो कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। जैसे कि प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव की औसत दर कहलाती है। सही उत्तर, जो कि ऊष्मीय बहाव संवहन, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। राइट आंसर, जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, किसी परमाणु के किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता है, परंतु वह रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है अथवा उनके द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये थी कुछ इसकी इम्पोर्टेंट व्याख्या। और यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रोटॉन पर जो धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। यहाँ पर इतना जरूर याद रखें। प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये भी आप इसे ज़रूर याद रखें। और यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। राइट आंसर, जो कि ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, इसका टिक इसलिए पहले से लगा दिया जाता है ताकि आपको पीडीएफ दी जाए तो वहाँ से इसका टिक लगा हुआ मिले और आपको एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है के एग्ज़ाम फाइट पीडीएफ चैनल। इतना सर्च करना, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी 1008 वाट आवर के बराबर होता है। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, यह व्यापारिक ट्रेड के रूप में एक यूनिट या बीओटी अर्थात बोर्ड ऑफ ट्रेड से निरूपित की जाती है। अगला प्रश्न हमने लिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी आर्मिनल में पूछा गया प्रश्न है। नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए परिपथ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा शक्ति यानी ऊर्जा ज्ञात करना है आपको।
चलिए जैसे कि इसको हम हल करते हैं। V बराबर आपका दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं 2 और धारा दी गई है आपका 3। फार्मूला होता है यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ऊर्जा यानी शक्ति निकालनी है। P बराबर VI फार्मूला होता है VI। यहाँ पर 3 यानी आपका P यानी आपका दिया गया है, P बराबर निकालना है, I का मतलब 3 रखेंगे, V का मतलब 2, यहाँ पर दोनों का गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि 230 वोल्ट की आपूर्ति वोल्टेज से जुड़े हुए 1000 वाट के हीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। चलिए हम यहाँ पर फार्मूले से मान रखते हैं, जो कि यहाँ पर सिंपल सा है, वही हमने अभी आपको बताया, जो कि हम यहाँ पर हमें क्या निकालना है, धारा निकालना है। धारा बराबर यानी आई बराबर वी अपान यानी आपका वाट, यानी धारा बराबर यानी आई बराबर वाट अपान विभव यानी पी अपान वी, इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर मान रखेंगे जो कि यहाँ पर 1000 वाट दिया गया है, 1000 वाट रखेंगे और यहाँ पर 230 से भाग दे देंगे, जो कि यहाँ पर आपका भाग देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.34 एम्पियर। ये इसका सही उत्तर है। चाहे तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। अगला प्रश्न, यदि एक सुचालक में उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाती है तो इसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अपने प्रारंभिक मान की डैश डैश हो जाएगी। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जैसा कि हम आपको बता देते हैं, ये 4 गुना हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी 4 गुना वृद्धि होगी। ये इसका सही उत्तर है। चलिए फार्मूला आपको बता देते हैं, जैसे कि यदि एक सुचालक में ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अपने प्रारंभिक मान की 4 गुना हो जाएगी। हम जानते हैं कि ऊष्मा बराबर I² RT होता है। ये फार्मूला आप ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है। राइट आंसर जो कि अर्धचालक होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक के रूप में होता है तथा कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग चालक के रूप में होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, जो कि एल्युमिनियम का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 होता है, यानी संयोजी। चलिए अगला प्रश्न हम आपको बता देते हैं, जैसे कि यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तब क्या होगा। सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज उत्पन्न होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तब फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से वोल्टेज उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, एटॉमिक संरचना के अनुसार निम्न में से किसमें धनात्मक आवेश रहता है। सही उत्तर जो कि प्रोटॉन, ये इसमें धनावेश रहता है, जो कि हमने ये सारी बातें अभी आगे कर ली है। चाहे तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। एक अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि उच्च भंजक वोल्टता होनी चाहिए। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम और गुण देख लेते हैं, जैसे कि अच्छे अचालक में, जैसे कि अचालक की परावैद्युत सामर्थ्य का मान उच्च होना चाहिए और अचालक का प्रतिरोध यथासंभव उच्च होना चाहिए। अचालक पदार्थ ऊष्मा को विकिरित कर सकने योग्य होना चाहिए, ये भी आपका होना चाहिए। और अचालक सुदृढ़ और अर्थात मजबूत होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। चलिए ये सारे मान जरूर याद रखें, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विद्युत रोधन सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर नाइक्रोम नहीं है, जबकि रबर है, माइका है, पीवीसी, ये सभी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि कैपेसिटर का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। राइट आंसर जो कि शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए, यानी पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि
सप्लाई लाइन के आर पार एक कैपेसिटर लगाया जाता है ताकि सप्लाई का शक्ति गुणांक बढ़ जाए। शक्ति गुणांक बढ़ने से धारा खपत सामान्य स्तर पर रहेगा तथा उपकरण संचालन में शक्ति गुणांक को नियत रखता है। अगला हमारा दिया गया है जो कि किसी जयावक्रिय वोल्टता स्रोत में श्रृंखला के रूप में जोड़े गए संधारित्र तथा प्रतिरोधक पर विचार करें। संधारित्र के आर पार की वोल्टता प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टता की तुलना में थीटा डिग्री कोण तक पश्चिगामी है। थीटा का मान आपको बताना है। चलिए हम आपको यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हम आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिखा देते हैं, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं 90 डिग्री होगा, जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे कि किसी जयावक्रिय वोल्टेज स्रोत में सीरीज के रूप में जोड़े गए संधारित्र यानी कैपेसिटर तथा प्रतिरोधक के विचार करें। संधारित्र के आर पार की वोल्टता प्रतिरोधक के आर पार की वोल्टता की तुलना में थीटा डिग्री कोण का पश्चिगामी है और थीटा का मान जो है -90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि एक शुद्ध कैपेसिटेंस एसी परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सही उत्तर हमारा है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आई लीड्स और वोल्टेज बाई जो है 90 डिग्री, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर पूरी बात करते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। जब कैपेसिटर वाले एसी सर्किट में एसी प्रवाहित होती है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जब वोल्टेज का मान 0 पर रहता है तो कैपेसिटर के चार्ज की करंट उच्चतम मान पर स्थिर रहती है। पुनः वोल्टेज 0 से उच्चतम मान पर पहुंचता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है और उसकी करंट आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे रहती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि एक शुद्ध धारितीय सर्किट में धारा वोल्टेज के डेड डैश और शक्ति गुणांक डेड डैश होता है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि वोल्टेज के अग्रगामी और शक्ति गुणांक के 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही उत्तर है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं ताकि आपको यहीं पर पूरा क्लियर हो जाए। एक शुद्ध धारितीय सर्किट में धारा वोल्टेज के अग्रगामी और शक्ति गुणक 0 होता है। इन्हें परिपथ का पावर फैक्टर सुधारने हेतु लोड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तो इसे क्या करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी, जो कि पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नर्म सोल्डरिंग किस तापमान पर की जाती है। सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर ए 450 डिग्री से कम, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, टिन का गलनांक बिंदु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 232 डिग्री सेल्सियस, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, यहाँ पर हम देखते हैं सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः डेड डैश किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टीनिंग किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, सोल्डरिंग करने से पहले टीनिंग किया जाता है, उसके बाद फ्लक्स का प्रयोग, फिर टैकिंग, उसके बाद फ्लोटिंग कराया जाता है, ये आप ज़रूर याद रखें। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन, इसमें ऋणात्मक होता है, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जो कि सिलिकॉन का प्रतिरोध ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है और अर्धचालक एवं इंसुलेटर का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है तथा चालक एवं धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है धनात्मक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि आपको सवाल है, ये आपको करना है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि एक संधारित्र यानी कैपेसिटर और प्रतिरोधक 50 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एक एसी आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। धारा 2 एम्पीयर है और परिपथ में अपव्ययित शक्ति 80 वाट है। प्रतिरोध की गणना आपको करना है। चलिए, जैसा कि आपका फार्मूला आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध की गणना करना है। फार्मूला आपका होता है P बराबर
आई स्क्वायर आर, ये फार्मूले पर आपको मान रखना है, जो कि यहाँ पर वाट दिया गया है, यानी पी का मान यहाँ पर हम 80 रखेंगे। आई का मान 2 दिया गया है, इसका वर्ग कर देंगे, यानी 2 का वर्ग कर देंगे, यानी 2 बार लिख देंगे और यहाँ पर हमें आर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर भाग देंगे। 2 दूनी 4, 4 से 2 को 8, 4 दूनी 8, यानी आपका 20। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस का मान मैग्नीट्यूड डैश डैश के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि रूट में रजिस्टर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव का स्क्वायर होता है, ये इसका सही उत्तर है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि वही दिया गया है। अगला प्रश्न, एक आरसी परिपथ का प्रवेशता 0.0035 सीमेंस है, जबकि लागू वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो परिपथ में कुल कितनी धारा मौजूद होगी। फार्मूला आपका होता है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, y बराबर यानी I बराबर V/R फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पर हम इसको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, y बराबर यहाँ पर निकालेंगे, जो कि y बराबर आपका दिया गया है, और यहाँ पर v बराबर 6 वोल्ट दिया गया है। v बराबर IZ होता है, जो कि यहाँ पर मान निकालेंगे तो या I बराबर V/R रखेंगे, या v गुणे I/1/Z रखेंगे। यहाँ पर पूरा मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका 21 मिली एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, जो कि कुंडलन के वोल्टेज की गणना करें, जिसमें 160 की प्रतिबाधा है और कुंडलन के माध्यम से धारा प्रवाह 4 एम्पियर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, फार्मूला आपका होता है, जो कि V बराबर IR। यहाँ पर I का मान कितना दिया गया है, 4, और यहाँ पर आपका दिया गया है R का मान, जो कि 160, यानी प्रतिबाधा आपकी दी गई है, इसे गुणा करेंगे 16 चौक 64, यानी आपका आ जाएगा 640। ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, बैटरी की क्षमता को डैश डैश में व्यक्त किया जाता है, यानी यानी एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं, ये इसका सही उत्तर है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक पूरी तरह से चार्ज किए गए सीसा लेड यानी लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग डैश डैश होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी 1.2, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सीसा यानी लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट डैश डैश से बनी होती है। राइट आंसर, जो कि लेड डाइऑक्साइड से बनी होती है, ये इसका सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2 से बनी होती है, जिसका रंग गाढ़ा चॉकलेटी भूरा होता है, जबकि ऋणात्मक प्लेटें शुद्ध सीसा तथा हल्के स्लेटी रंग की होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। I बराबर फार्मूला होता है V/R। V का मान आपका 12 वोल्ट दिया गया है, R का मान 0.4 दिया गया है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो आपका 4 3 12 यानी 30। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि लेड एसिड सेल में तनु सल्फ्यूरिक एसिड में क्या संविष्टित होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी 3 भाग H2O 1 भाग H2SO4, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि वही दिया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर होगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि लेड एसिड बैटरी यानी सीसा संचायक बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में तनु यानी H2SO4 होता है, जिससे जल एवं H2SO4 का अनुपात 3:1 होता है। अगला है, लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त
ऋणात्मक प्लेट डैश डैश द्वारा निर्मित होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर शुद्ध शीशा यानी लेड, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं शीशा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट शुद्ध शीशा या लेड द्वारा निर्मित होती है और धनात्मक प्लेट लेड ऑक्साइड की बनी होती है या सेल द्वितीयक सेलों से परिभाषित है। अगला है, एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेटों का जीवन काल ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में लगभग डैश डैश होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर आधा होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं जो कि एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेटों का जीवन काल ऋणात्मक प्लेटों की तुलना में आधा होता है। ऋणात्मक प्लेटों की संख्या धनात्मक से 1 अधिक होती है। अगला है, प्रत्येक लेड अम्ल यानी लेड एसिड सेल की निकास प्लग दिया जाता है ताकि राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जबकि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट स्तर की जांच करने के लिए और जब आवश्यक हो तब पानी या इलेक्ट्रोलाइट डालने के लिए, चार्जिंग के दौरान गैसों से बचने के लिए और सेल दबाव नियंत्रित करने के लिए, यानी ये सभी इसके राइट आंसर है। ये सारे कार्य होने चाहिए। चलिए एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे जो कि यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेड एसिड बैटरी में बैटरी के ऊपर बना एक छिद्र होता है जिसे वेंट कैप कहते हैं। यह इलेक्ट्रोलाइट के स्तर की जांच करने, रासायनिक क्रियाओं में बनी गैसों को बाहर निकालने तथा सेल का दाब नियंत्रण करने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, यह प्रतिष्ठम की विलोमानुपाती होता है तथा चुंबकीय बल रेखाओं के निकास में सहायता प्रदान करती है। यह विद्युत परिपथ की चालकता के समान होती है, जो कि इसका इकाई आप देख सकते हैं यूनिट यानी वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है, या आप हेनरी प्रति मीटर बोल सकते हैं। अगला हमारा दिया गया जो कि एक दंड चुंबक के चारों ओर बल रेखा के प्रभाव की दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम से देख सकते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जो कि चुंबकीय बल प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा में होता है तथा यह जिस पथ में चलता है उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसा कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित करती हैं या बंद वक्र के रूप में होती हैं। अगला है, प्रतिष्ठम्भ का मात्रक क्या है, यानी रिलक्टेंस का मात्रक आपका है एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इंसुलेशन सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, आपका सही उत्तर हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम नहीं है, जो कि माइका होती है, रबर होता है, पीवीसी होता है। अगला आपका दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अच्छा सुचालक नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि पोर्सलिन, ये अच्छा सुचालक नहीं है, जबकि तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है, सिल्वर, ये सभी अच्छे सुचालक होते हैं, जबकि आपका पोर्सलिन नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा कुचालक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर माइका आपका अच्छा कुचालक है, जो कि ये ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए हम और आज अधिक जानकारी देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो कि माइका का जो कुचालक होता है 30 से 35 होता है किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है, और पोर्सलिन के लिए 20 से 30 होता है, कांच के लिए 2 से 5 होता है, बैकेलाइट के लिए 17 से 20 होता है। ये आप ज़रूर याद रखें। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा विद्युत विसंवाहक नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि प्लेटिनम, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, प्लेटिनम विसंवाहक नहीं है, इसका परमाणु क्रमांक जो है 78 तथा इसका प्रतीक जो है Pt होता है, जबकि प्लास्टिक, कागज़ तथा अभ्रक विसंवाहक का उदाहरण माइका का प्रयोग कम्यूटेटर के सेगमेंट के मध्य डाला जाता है
ताकि वह कुचालक बनाए रखी जा सके। अगला आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, पीवीसी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अच्छा चालक नहीं है, क्योंकि इसमें पीवीसी एक कुचालक है। इसके अतिरिक्त तांबा, चांदी तथा एल्युमिनियम चालक हैं। ये यानी तांबा, चांदी, एल्युमिनियम है, ये सभी चालक होते हैं। चालक वास्तव में धनात्मक ताप गुणांक वाले होते हैं, जिनके परमाणु कोश में, बाह्यतम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुलता होती है। अगला है, किस प्रकार का रोधी पदार्थ का कुंडली और हैंग लपेटन के लिए चयन किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ट्रिलिन का धागा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जहाँ की रोधी शाब्दिक का अर्थ है कुचालक पदार्थ से होता है। अगला प्रश्न, 140 माइक्रोफैरड संधारित्र को यानी कैपेसिटर को जब 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से जोड़ा जाता है तब धारा का मान होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपका होता है जो कि वोल्ट दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, कैपेसिटर का मान दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसे माइक्रो को बदलेंगे जो कि फैरेड में। यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला आपका होता है 1/2πfc। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका 11 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फेजर आरेख विशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ निरूपित करता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, भू संपर्क तार का साइज होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि फेज और न्यूट्रल तार से अधिक होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 100 वाट और 200 यानी 250 वोल्ट के दो बल्ब 250 वोल्ट सप्लाई पर सीरीज में लगाए गए हैं, प्रत्येक बल्ब पर वोल्टेज होगी। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए 125 वोल्ट होगी, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं, इसे सॉल्व करेंगे जो कि यहाँ पर आपका 125 आएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भूमिगत केबल के निर्माण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कोर, इंसुलेशन, धात्विक परत, बेंडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं जो कि भूमि केबल के निर्माण के संदर्भ में कोर, इंसुलेशन, धात्विक परत, बेंडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग सही अनुक्रम है। साथ ही भूमिगत केबल सक्रिय या भीतरी बाहरी इलाकों में प्रयोग ली जाती है तथा इसका स्थापना लागत अधिक होती है एवं इसे अति उच्च वोल्टता पारेषण के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाली संवहन सामग्री है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि तांबा होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक केबल में न्यूनतम परावैद्युतिक गुण डैश डैश पर होता है। राइट आंसर जो कि आवरण होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, धात्विक कवच यानी यह केबल के आंतरिक भाग को नमी से बचाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सर्विंग जो होता है, केबल के आर्मरिंग को वायुमंडल स्थिति से बचाने के लिए रेशेदार पदार्थ की एक परत को आर्मरिंग पर लगाया जाता है, इस परत को सर्विंग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक सुरक्षा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जो कंडक्टर होता है, ये इंसुलेशन होता है आपका, और ये लेड शीट होता है, ये बेंडिंग होता है, ये आर्मरिंग होता है, ये सर्विंग होता है। जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है वो सर्विंग होता है, जब सबसे अंदर रहता है वो कंडक्टर रहता है। ये सारे भाग के बारे में अभी हमने ऊपर जानकारी दी है, चाहे तो आप इसे फिर से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको बता दें, बेंडिंग कवच के ऊपर फाइबर एवं कागज से निर्मित पदार्थ या धात्विक परत को यौगिक चोटों या खरोंचों आदि से बचाता है, और आर्मरिंग गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना तार का कवच है जो केबल को यांत्रिक दबाव से बचाता है। और जो सर्विंग होता है आपका,
वो आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए फाइबर युक्त पदार्थ की अंतिम परत चढ़ाई जाती है। ये थे इसका पूरा व्याख्या। चाहे तो आप इसे बढ़िया से याद कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। चाहे तो आप देख ही सकते हैं कितनी मेहनत लग रही है, जो कि आपको समझना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जेनर डायोड को डेड डैश के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी, ब्रेकडाउन डायोड, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि जेनर डायोड को ब्रेकडाउन डायोड के नाम से जाना जाता है, जेनर डायोड को विशेष रूप से ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य करने के लिए ही अभिकल्पित किया जाता है और यह रिवर्स बायस में कार्य करता है तथा इसका प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में किया जाता है। अगला है, सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि 12 मौजूद होते हैं। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि इसमें सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहा जाता है। यहाँ पर सिलिकॉन का देख सकते हैं, हमने अभी आपको बताया, जो कि 14 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। चलिए 14 होता है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लेना, 14 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 8 2 10 4 14 होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है और ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता घटती है तथा चालकता बढ़ती है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक जो है ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न, फास्फोरस और सिलिकॉन में मिलाने पर किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, एन टाइप का बनता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक आदि पंच संयोजी तत्वों को जब शुद्ध अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम में अशुद्ध डोपिंग के रूप में मिलाया जाता है तो उसे निर्मित सेमीकंडक्टर एन प्रकार के सेमीकंडक्टर कहलाता है। त्रिसंयोजी अशुद्धि यानी इंडियम, गैलियम, बोरॉन मिलाने से पी प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायोड में फॉरवर्ड बायस अवस्था है जहाँ पर राइट आंसर, जो कि एनोड आपूर्ति से धनात्मक टर्मिनल तथा कैथोड आपूर्ति से ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नियत वोल्टता जनित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर निम्न आंतरिक प्रतिरोध, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, जनित्र में नियत वोल्टेज उत्पादन के लिए उसका आंतरिक प्रतिरोध निम्न होना चाहिए, इससे इसका आंतरिक वोल्टेज ड्रॉप निम्न होगा। जनित्र का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। अगला प्रश्न, 4 पोल 20 किलोवाट 180 वोल्टेज वेव वाइंडिंग वाले डीसी शंट जनरेटर में प्रत्येक समांतर पथ में धारा डेड डैश होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर पहले इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। चलिए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से इसे पहले सॉल्व करें। जो कि यहाँ पर पोलों की संख्या 4 दी गई है, वोल्टेज 180 दिए गए हैं। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है, जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। फार्मूला आपका होता है P बराबर VI। यहाँ पर I हमें निकालना है, I निकाल लिए। यहाँ पर 111.11 एम्पियर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो कि प्रत्येक समांतर पथ में बहने वाली धारा निकालेंगे, जो कि I1 बराबर I/2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर पूरा भाग दे देंगे। आपका 55.55 एम्पियर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। इसे आप जरूर याद रखें। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया, ये भी सवाल है। आपको सवाल अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि यूपीपीसीएल TG2 में सवालों की भरमार रहती है। किसी शिफ्ट में इतने सवाल आ जाते हैं कि सवाल करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। इसलिए आप प्रैक्टिस पहले से कर लें, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिले। एक 4 पोल डीसी जनरेटर 10 ओम के भार को 20 एम्पियर की आपूर्ति कर रहा है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम और शंट क्षेत्र प्रतिरोध 50 ओम हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। ब्रश ड्रॉप
प्रति ब्रश 1 वोल्ट है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल में थोड़ा कम लिखते बनता है, इसे यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। जो कि इस प्रकार डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज लोड बराबर यहाँ पर धारा लोड और आर्मेचर यानी रेजिस्टेंस लोड यहाँ पर मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मान दिया गया। यहाँ पर 200 आ गया। फिर इसके बाद हमें आगे चलना है। आगे चलने के बाद यहाँ पर निकालना है, जो कि धारा आपकी आ जाएगी 4 एम्पियर। यहाँ पर आर्मेचर धारा निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। फार्मूले पर विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 214 वोल्ट आ जाएगा, जो कि सारे मान आपको रखना है, कैलकुलेशन कर लेना है, आपका मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 214। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि कौन सी अभिनति विधि का प्रयोग रैखिक प्रवर्धन के लिए नहीं होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि बेस रजिस्टर अभिनति विधि, ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसका प्रयोग नहीं होता है, बाकी आप जैसे कि वोल्टेज डिवाइडर अभिनति विधि इसका होता है, एमीटर रजिस्टर अभिनति विधि और फीडबैक रजिस्टर अभिनति विधि, ये सारे होते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर संचालित होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि धारा के द्वारा संचालित होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि इसमें हम देखते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। यहाँ पर एमीटर धारा यानी यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को, बेस और कलेक्टर को जोड़ देंगे, जो कि एमीटर धारा एमीटर के बराबर होता है। यह 2 डायोड से मिलकर बना होता है, जो कि देख सकते हैं, तथा 2 प्रकार का होता है, एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, यह सिलिकॉन अर्धचालक धातु से बनाई जाती है। इसका उपयोग एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कौन सी ट्रांजिस्टर अभिनति सर्किट व्यवस्था फीडबैक का उपयोग करके अच्छी स्थिरता प्रदान करती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी कलेक्टर फीडबैक अभिनति, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि एक ट्रांजिस्टर से 6 बिजली डैश बराबर है। राइट आंसर संग्राहक धारा और संग्राहक एमीटर वोल्टेज के गुणन के, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, रिवाइंडिंग के बाद एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग ठीक दिखती है, लेकिन इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है। ऐसा निम्न में से किसके कारण होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर वाइंडिंग में नमी है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जब हम ट्रांसफार्मर के अंदर रिवाइंडिंग करते हैं तब वाइंडिंग में नमी आ जाती है, तब इंसुलेशन प्रतिरोध अपेक्षित मान से कम होता है। अगला है, प्रेरक नियामक किसका एक विशेष प्रकार है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लघु ट्रांसफार्मर में अंतर परत इंसुलेशन क्या होता है। सही उत्तर आपका है, जो कि बटर पेपर, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, लघु ट्रांसफार्मर में कोर की परतों के मध्य बटर पेपर इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किट के बीच चुंबकीय कपलिंग को डैश से बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी निम्न रिलक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग करने, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को निम्न रिलक्टेंस सामग्री का कोर उपयोग कर बढ़ाया जा सकता है, इसलिए यह कोर के रूप में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक परिणामित्र के प्राथमिक और द्वितीयक परिवेष्टन में हमेशा डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, जो कि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक परिवेष्टन में हमेशा एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। ज्ञात रहे, ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है जो नियत आवृत्ति पर ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। अगला है, निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर का आकार अधिकतम होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए 1 किलोवोल्ट एम्पियर और 25 हर्ट्ज, इसका आकार सबसे अधिकतम होगा, ये इसका सही उत्तर है। क्यों होगा, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं।
जिस ट्रांसफार्मर की आवृत्ति का मान कम होगा उसका आकार अधिक होगा तथा जिस आवृत्ति अधिक होगी उसका आकार छोटा होगा। प्रश्नानुसार 1 केवीए तथा 25 हर्ट्ज वाला सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर होगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको बताना है नियमों का पूरा नाम। यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, नेमा विद्युत यंत्र बनाने वाली 350 कंपनियों का समूह है जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी कुंडली में इस्तेमाल होने वाली परिरक्षी कंड्यूट का एक प्रकार नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए लेड परिरक्षी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुंडली में इस्तेमाल होने वाली परिरक्षी का प्रकार खुला सीवन परिरक्षी, बंद जोड़ परिरक्षी एवं ठोस कर्षित आसीवन परिरक्षी, ये तीनों, जबकि लेड परिरक्षी इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, तार प्रमापी का उपयोग डेड डैश के निर्धारण के लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि तार के आकार, ये इसका सही उत्तर है। तार के आकार को निर्धारण करना होता है। जैसा कि जब तार की पदार्थ संरचना, तार की सामर्थ्य और तार की चालकता को नहीं मापा जा सकता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, आवासीय भवनों में सामान्यतः कौन सी वायरिंग प्रयोग की जाती है। लकड़ी की केपिंग केसिंग वायरिंग का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं। तीन चरण स्टेटर वाइंडिंग में प्रति ग्रुप कॉइल्स की संख्या बराबर होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉइल्स की कुल संख्या प्रति कॉइल की ग्रुप की संख्या, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स डेड डैश है। राइट आंसर आपका है, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्क्वायरल केज रोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। राइट आंसर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, रोटर प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, जबकि आपका यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध से सम्मिलित नहीं हो सकता, ये सही है। स्लिप रिंग और ब्रश असेंबली की आवश्यकता नहीं, ये भी सही है। एंड रिंग की मदद से रोटर चालकों की स्थायी रूप से शॉर्ट किया जाता है, ये भी आपका सही है। चलिए इसे आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का घूर्णक डेड डैश है। राइट आंसर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, सदैव पिंजरी घूर्णक होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि इसमें घूर्णक सदैव पिंजरी घूर्णक होता है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 प्रकार की स्टेटर वाइंडिंग होती है, जो स्टार्टिंग तथा मुख्य 2 प्रकार की होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का कम प्रतिघात सापेक्ष धारा का मान के लिए सहायक है, जिसमें टॉर्क बनता है। अगला प्रश्न, सिंगल केज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा डबल केज इंडक्शन मोटर का लाभ क्या लाभ है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, निम्न परिवर्तन धारा, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि दिया गया है, डबल केज इंडक्शन मोटर के बाह्य केज का प्रतिरोध अधिक तथा प्रेरकत्व कम होने के कारण मोटर के स्टार्टिंग समय इसमें धारा का मान निम्न होगा, जबकि आंतरिक केज का प्रतिरोध निम्न तथा प्रेरकत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, शंट मोटर को डेड डैश के द्वारा चालू किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 एवं 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों, ये इसका सही उत्तर है। दोनों से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है उसमें सीरीज मोटर उसमें से स्टार्ट होती है। जैसा कि शंट मोटर को 3 तथा 4 पॉइंट स्टार्टर दोनों द्वारा चालू किया जा सकता है, तथा 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग डीसी सीरीज मोटर को करने के लिए किया जाता है, तथा 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कंपाउंड मोटर में भी किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि डीसी शंट मोटर की घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाने वाला नियम है।
राइट आंसर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि दिया गया है इस प्रकार। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम 2 उंगलियां तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए कि प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं द्वितीय उंगली विद्युत धारा की दिशा को इंगित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करता है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, विरोध करने वाला होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसका फार्मूला आप जरूर याद रखें जो कि विद्युत वाहक बल बराबर वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाने वाली धारा की गणना का सूत्र आपको बताना है। सूत्र क्या है? राइट आंसर, आर्मेचर धारा बराबर वोल्टेज माइनस विद्युत वाहक बल अपान आर्मेचर प्रतिरोध, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यदि किसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट हैं, कंडक्टरों की कुल संख्या होगी। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें जो कि कंडक्टरों की कुल संख्या बराबर होती है प्रति स्लॉट की कंडक्टर की संख्या और स्लॉट की कुल संख्या, यानी इनको दोनों को गुणा कर लेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 468 राइट आंसर है। चाहे तो आप इस प्रकार फिर से देख सकते हैं। ओपन कॉइल वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, एसी मशीन में प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, दिश धारा मशीन में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सही उत्तर आपका है जो कि बैक पिच फ्रंट पिच से छोटा होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इसमें वाइंडिंग घड़ी की दिशा में आगे बढ़ने की ओर बढ़ती है। अगला है, दिष्ट धारा मशीन में प्रगामी कुंडली के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, बैक पिच बड़ा होता है जो कि फ्रंट पिच से, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, एक 12 पोल तरंग यानी वेव डीसी मशीन में डैश डैश समांतर पथ होते हैं। वेव में हमेशा आपके 2 होते हैं जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि लैप में जो होता है समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या बराबर होती है। जैसा कि लैप वाइंडिंग, यहाँ पर लैप वाइंडिंग अनुप्रयोगों में मुख्य रूप से उच्च धारा और निम्न वोल्टेज मशीन शामिल होती हैं। समांतर वाइंडिंग्स कितने प्रकार की पाई जाती है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो कि 3 प्रकार की पाई जाती हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इस प्रकार दिया गया है। लैप वाइंडिंग का अनुप्रयोग मुख्य धारा, उच्च धारा, निम्न वोल्टेज कार्यों में किया जाता है। ये वाइंडिंग 3 प्रकार की होती हैं। अगला है, मध्यम और उच्च वोल्टेज मशीनों के लिए किस प्रकार के स्लॉट का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर, ओपन टाइप स्लॉट का प्रयोग करते हैं, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, ब्रीदर में रखा सिलिका जेल कैसा होता है? सही उत्तर आपका है जो कि नमी को अवशोषित करता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी यहीं पर देख लेते हैं जो कि ब्रीदर में रखा सिलिका जेल नमी अवशोषित करता है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल में किसी कारणवश नमी आ जाती है तो तेल का परावैद्युत सामर्थ्य घट जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में दोष उत्पन्न हो जाता है और ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर सकता है। तेल साफ तथा नमी रहित या सूखा रहे, इसलिए ट्रांसफार्मर के ढक्कन या संरक्षण पर ब्रीदर को लगाया जाता है। अगला प्रश्न, यदि किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात 0.2 है एवं प्राथमिक वाइंडिंग का ईएमएफ जो है 220 वोल्ट है तो द्वितीयक कुंडली में ईएमएफ का मान आपको बताना है। जैसा कि इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम आपको पहले इसे सॉल्व कराते हैं जो कि यहाँ पर इसका अनुपात दिया गया है, ईएमएफ दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात दिया गया है 0.2, प्राथमिक वाइंडिंग का ईएमएफ दिया गया है 220, द्वितीयक का यहाँ पर हमें निकालना है।
फार्मूला आपका होता है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इस फार्मूले पर मान रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, आपका 44 वोल्ट आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता डैश होती है। सही उत्तर जो कि कम होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए आपको बताना ये सिंबल किसका है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा एनपीएन, ये इसका सही उत्तर है। ये बाहर की तरफ तीर होता है तो आपका एनपीएन हो जाता है, अगर अंदर की तरफ यहीं पर तीर होता है तो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता है। अगला प्रश्न हम आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ट्रांजिस्टर में संग्रहित क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है। राइट आंसर, इसे अधिक ऊष्मा क्षय करना होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर में संग्रहित क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें ऊर्जा क्षय अधिक करना होता है। साथ ही ज्ञात रहे, यदि डोपिंग की बात की जाए तो एमीटर से सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जब सिग्नल में 0.01 वोल्ट परिवर्तन होता है तो बेस धारा में 10 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन होता है और कलेक्टर में 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है। इसकी धारा लब्धि और इनपुट प्रतिबाधा क्रमशः कितनी होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 100 और 1000 ओम होगी, ये इसका सही उत्तर है। चाहे तो आप इसे फिर से देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए एक ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने के लिए बायस होना चाहिए। सही उत्तर जो कि संतृप्ति या कटाव क्षेत्र होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, डैश डैश क्षेत्र में एक ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर, कटाव क्षेत्र, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, कटाव क्षेत्र में ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच की तरह काम करता है। यदि ट्रांजिस्टर में एमीटर बेस एवं कलेक्टर बेस दोनों जंक्शनों को पश्च अभिन्नत कर दिया जाए तो वह कटाव क्षेत्र में कार्य करेगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डीसी परिपथ में कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर इंडक्शन मोटर यानी इंडक्शन मीटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये इसका सही उत्तर है। ये आपका एसी के लिए होता है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इंडक्शन मीटर के लिए यानी प्रेरण मीटर के लिए एसी का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर एसी और डीसी दोनों के प्रयोग करते हैं। मरकरी मोटर मीटर का प्रयोग एसी और डीसी दोनों का करते हैं। प्रेरण इंडक्शन में डीसी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि सीआरओ में ज़्यादातर एक्वाडॉग कोटिंग का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, सीआरओ में ज़्यादातर एक्वाडॉग कोटिंग का प्रयोग इसलिए करते हैं, इसके अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने में सहायक होता है। जबकि सीआरओ के स्क्रीन पर किसी फ्लोरोसेंट पदार्थ की कोटिंग एक शीट का कार्य करती है जिस पर ग्राफ बनते हैं। अगला प्रश्न, केवीएआर मीटरों का उपयोग 3 फेज परिपथों में केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर के घटक को मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि वाटलेस, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, किसी उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा का मापन डैश द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि उच्च वोल्टेज पर लाइन धारा कम उच्च होता है, इस मापन करंट ट्रांसफार्मर की सहायता से किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर लाइन में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अगला प्रश्न, एक निम्न शक्ति गुणांक वाट मीटर निम्न प्रतिकारक कुंडली संयोजित होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, जो कि दाब कुंडली के साथ सीरीज क्रम में, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, एक प्रेरकी वाट मीटर मापता है। राइट आंसर, केवल सत्य शक्ति को मापता है, ये इसका सही उत्तर है।
जो कि एक प्रेरकी वाट मीटर केवल सत्य शक्ति को मापता है। प्रेरणी वाट मीटर प्रत्यावर्ती धारा का कार्य करता है एवं वर्ग माध्य मूल्यमान का मापन करता है। इसकी स्क्वायरल आरेखी यूनिफॉर्म होती है। अगला प्रश्न, निम्न शक्ति गुणांक पर निम्न 3 कला फेज यानी 3 फेज प्रणाली में सक्रिय शक्ति मापने के लिए किस प्रकार का वाट मीटर का उपयोग किया जा सकता है? सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर डी, LPF वाट मीटर वाट मापी, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर शक्ति प्रणाली यानी पावर सिस्टम का शक्ति गुणांक cos फाई निम्न होने पर निम्न शक्ति गुणांक वाट मीटर यानी LPF का उपयोग शक्ति मापने के लिए किया जाता है। शक्ति प्रणाली का प्रमुख भागों में जनरेशन, ट्रांसमिशन तथा वितरण 3 भाग में होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रदत्त परिपथ संयोजन आरेख द्वारा किस प्रकार का विद्यमान मापन किया जा सकता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर एकल वाट मीटर द्वारा प्रतिघाती शक्ति, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जो कि दिया गया यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, एकल वाट मीटर द्वारा प्रतिघाती शक्ति का मापन करेगा, जहाँ प्रतिघाती शक्ति मापन का प्रमुख कारण वाट मीटर की कॉइल करंट कॉइल एक फेज से तथा प्रेशर कॉइल 2 अन्य फेज से प्रत्यक्ष जुड़ी होती है। अगला है, डायनोमोमीटर वाट मीटर में डैश बाह्य टर्मिनल होते हैं जिनमें शक्ति मापन हेतु कनेक्शन होना चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि 4, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वोल्ट मीटर की प्रेशर कॉइल में डैश होते हैं। सही उत्तर आपका है जो कि महीन तार के अधिक चक्कर होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, वोल्ट मीटर की प्रेशर कॉइल में महीन तार के अधिक टर्न होते हैं तथा इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। एमीटर की कॉइल में मोटे तार के कम टर्न होते हैं। अगला प्रश्न, DC मापों के लिए केवल किस प्रकार के मापन को ही उपयोग में किया जा सकता है? सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर डी, मूविंग कॉइल उपकरण, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, DC मापन के लिए मूविंग कॉइल उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका पैमाना समरूप होता है। इंडक्शन प्रकार के उपकरण AC मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मूविंग आयरन उपकरण एवं वाटर वायर उपकरण AC व DC दोनों मापन के लिए किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, चाहे आप देख ही रहे होंगे जो कि कितनी मेहनत लग रही है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एमीटर और वोल्टमीटर को जोड़ने की सही विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एमीटर लोड पर सीरीज में, वोल्टमीटर पैरेलल में जोड़ना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं, जो कि यहाँ पर एमीटर को परिपथ के सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है जिससे कि समस्त धाराओं का मापन कर सके। इसकी रेंज बढ़ाने के लिए निम्न मान का शंट प्रतिरोध लगाया जाता है। वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर में जोड़ा जाता है। इसकी रेंज बढ़ाने के लिए उच्च मान का प्रतिरोध सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण सप्लाई आवृत्ति के बड़े बदलाव में सबसे अधिक प्रभावित होगा? इंडक्शन उपकरण, ये इसका सही उत्तर है। चलिए